Hey, hello everyone. So I welcome you to Arc Genesis, and today we are going to start set number 5. That is, this time we are going to take at least 10 to 11 days current affairs. काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे. एक्चुअली आपको जानते हैं कि थोड़ा सा इशू आ गया था, सिक्योरिटी इशू फ्रॉम द आर्क जेनेसिस चैनल, तो उसको सॉल्व आउट करने में कुछ टाइम लग गया. चलो खैर, तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं. लोगों से रिलेटेड है, वही हम जैसा करते हैं. सो विच लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज करेक्ट. मैं कई सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आज के डिस्कशन में, और काफ़ी बड़ी वीडियो बन सकती है. लेट से कि आई थिंक 30 to 40 मिनट्स तक वीडियो जा सकती है, तो थोड़ा देख लेना, मैनेज कर लेना. अगर मैं इतना टाइम लगा सकता हूँ तो आप पढ़ भी सकते हैं. तो विच लोगो ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज करेक्ट, तो आपको जवाब देना है ABCD. आप बता देना ये सही है, कोई से भी जो आपको लगता है उसका सही आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है. जब हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक एटलांटिक चार्टर भी है. इट इज़ वेरी वेरी फेमस. तो आपको बताना है कि एटलांटिक चार्टर जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखता है. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से करता है, यूनाइटेड नेशन से रखता है, या UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सीज, या फिर वर्ल्ड बैंक. तो इसका भी जो जवाब आपको देना है. ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा. एटलांटिक चार्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, अच्छा. और अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच और एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं. तो उसकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, और आई थिंक इट हैज़ बिन मोर देन 1 मंथ. काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी. तो ये टाइम है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. बाकी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर, और ये ऐप का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, और यहाँ पर तो आप हमें देख ही रहे हैं. ठीक है, चलो पहला करंट अफेयर है 2021 यदीन प्राइज, YIDAN. तो क्या है ये, एक्चुअली करंट कंटेक्स्ट क्या है. इंडिया बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी जो हैं, ये रुक्मणी बनर्जी जी हैं, उनको अवार्ड किया गया है 2021 का यदीन प्राइज ऑफ ऑन 28 सितंबर 2021. आई नो कि उसके बाद न्यूज़ आई थी. अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द यदीन प्राइज फाउंडेशन. तो उसे कौन अनाउंस करता है, यदीन प्राइज फाउंडेशन. तो उनके साथ साथ US बेस्ड प्रोफेसर हैं एरिक हेनुशेक, उनको भी ये अवार्ड मिला है. क्या काम करता है, क्यों मिला है इनको. बोथ हैज़ बीन अवॉर्डेड द यदीन प्राइज फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क दैट एड्रेसेस अ क्रूशियल पीस ऑफ एजुकेशन पजल्स कॉल्ड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज वेल एज आउटकम ऑफ द लर्नर एट स्केल. कि बच्चों को क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है जिससे उनका आउटकम अच्छा हो रहे. मतलब एजुकेशन में काम करने पर इनको ये अवार्ड दिया गया है. ठीक, आज बहुत सारे अवार्ड पढ़ने वाले हैं आज हम. तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ये. सो यदीन प्राइज वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय यदीन प्राइज फाउंडेशन इन 2016. ज़्यादा पुराना नहीं है, 5 साल पुराना है. इज़ ए ग्लोबल फिलैंथ्रोपिक एजुकेशन फाउंडेशन. तो आप जानते हैं कि फिलैंथ्रोपिक एजुकेशन फाउंडेशन है इंस्पायरिंग प्रोग्रेस एंड चेंज इन एजुकेशन. तो एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे क्वालिटी इंप्रूव करनी है, इस पर काम करता है. ठीक है, ये बाकी इतना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट करंट अफेयर है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड. वेरी फेमस अवार्ड है ये, इसके बारे में बात करेंगे. ये अवार्ड दिया गया है 11 साइंटिस्ट को, नॉट 21, 11 साइंटिस्ट को. क्या है एक्चुअली, कंटेक्स्ट क्या है. इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट साइंस अवार्ड. अगर आपसे पूछा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड कौन सा है, तो ये विल से कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है. तो ये 11 साइंटिस्ट को दिया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ द 80th फाउंडेशन ऑफ CSIR. तो ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए. CSIR का मतलब क्या होता है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ठीक है, सो SSB मतलब शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर. क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जो उनके फाउंडर थे और जो डायरेक्टर थे, और लेट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पर दिया गया है. ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही दिया जाता है. और किस लिए दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरी ईयर. जो लोग, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को अच्छा काम किया है, उनको एक रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है. ठीक है, तो ये अराउंड 11 साइंटिस्ट हैं. इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ऑल दो मैंने लिस्ट डाल दी है. अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं. पढ़ लेते हैं इसके अवार्ड के बारे में. तो दिस अवॉर्डेड फॉर नोटेबल एंड आउटस्टैंडिंग रिसर्च एनुअली, हर साल दिया जाता है. 5 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द कैटेगरीज ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस. मतलब इन सब फील्ड में अगर कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो उसको दिया जाता है. डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे, वो ये थे, उनके ये इंडिया की पोस्ट स्टैम्प भी रिलीज़ की जा चुकी है इनके ऊपर. ठीक है, चलो फिर अगला आता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा, पता होना चाहिए. नहीं पता है तो वीडियो पॉज करो, देख लो, गूगल पे मिल जाएगी. ठीक है, सो नीति आयोग ने
एक रिपोर्ट रिलीज करी है, उसका नाम है असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। मतलब क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो जिले होते हैं वहाँ पर जो अस्पताल हैं उनके बारे में बताया जाएगा, असेस करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाय नीति आयोग, आ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन इंडिया हैज़ 24 बेड पर 1 लाख पॉपुलेशन। मतलब ये बताया है कि 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 24 बेड हैं। बेड मतलब एवरेज हैं, ये कभी कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बात करेंगे अभी। तो जो एवरेज है 1 लाख, अगर किसी ऐसा मान के चलिए हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन मांगते हैं, एक सिटी है वहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ पर 24 बेड्स का हॉस्पिटल अवेलेबल है। So Niti Ayog study is called Best Practices in the Performance of the District Hospital was released in September 30, 2021. This report was prepared after assessing 707, मतलब 707 हॉस्पिटल को देखा गया है 36 स्टेट से मिला के एंड यूटीज। तो ऑफकोर्स 36 स्टेट्स वाला ना है टोटल, तो पूरे ही इंडिया कवर अप किया गया है। वहाँ की रिपोर्ट को स्टडी किया गया है, स्टडी करने के बाद देखा गया। सो इस जो रिपोर्ट है उसमें यह दिखाया गया है कि बिहार इज हैविंग द लोवेस्ट एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ 6 बेड पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो जस्ट अ सेकेंड, So as per the study, Bihar is having the lowest average of the number of 6 बेड पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो सबसे कम जो हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ द बेड बिहार में मिलेंगे। वहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन के पास सिर्फ 6 ही बेड हैं। और अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो पुडुचेरी है जहाँ पर 222 बेड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे भी जहाँ पर 1 से लेकर 408 बेड अवेलेबल है। तो ये चीज़ दिखाता है कि हमारे जो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स हैं कितनी डिस्पैरिटीज़ है। कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत फास्ट फॉरवर्ड है और कुछ बैकवर्ड है। ठीक है, तो अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि क्या होना क्या चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट में। सो जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ द बेड्स हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स 2012 गाइडलाइंस, देयर शुड बी एटलीस्ट 22 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन की। मतलब कम से कम 22 बेड तो होने ही चाहिए, उससे कम होते हैं तो कम। सच में सोचने वाली बात है ये। एक्चुअली इसलिए भी न्यूज़ में है और इसको पता भी होना चाहिए बिकॉज सेकेंड वेव द कोविड-19 और इंडिया की आप हालत जानते हैं क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिस वॉज द मेन रीज़न फॉर इट। ठीक है, दिस वॉज द मेन रीज़न फॉर इट। चलो आगे आते हैं। तो हमारे मोदी साहब हैं, तो प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत 2.0। तो ये स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं और अमृत स्कीम के बारे में पढ़ लें क्या होता है। तो कंटेक्स्ट क्या है, अक्टूबर 1, 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 अलोंग विद द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, तो एक तो याद रख लो कि स्वच्छ भारत मिशन तो आप जानते हैं, बहुत सिंपल नाम है। और अगर आपको देखना है एक्चुअली आ रहेगा, अमृत जो है स्कीम उसके फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब शहरीकरण के हिसाब से बात की गई है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे अच्छा किया जा सकता है, बात करेंगे इसको भी। ठीक है, दिस स्कीम्स वर लॉन्च्ड एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो बोथ द स्कीम जो है स्वच्छ भारत अभियान और अमृत जो स्कीम है इन लाइन विद द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जैसे ही पहली बार आए थे इन 2014, तब से स्वच्छ भारत अभियान पे काफ़ी काम किया है। और ये सब चीज़ तो मैं भी सच में रिकॉग्नाइज करता हूँ। ठीक, मोदी साहब का ये काम बड़ा अच्छा है। ठीक है, these schemes are designed to realize the aspiration of the making all cities garbage free and water secure। आपसे एक बात और बताता हूँ कि आप जैसे हमारे क्या है कि मोदी जी हैं तो प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया में क्या है कि अगर आप कुछ लोग तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या उनको टोटली अपोज हो जाते हैं। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम एज अ स्टूडेंट हैं और अगर हमें पढ़ना है तो उसको एक फैक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे रादर देन कि हम उनको एक इमोशनली उनको हेट या लव नहीं करते हैं, एक तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मेरा उनसे मोदी साहब से कुछ एस्पिरेशन मेरे पर्सनल हो सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। तो मुझे ये स्वच्छ भारत मिशन है ये सच में अच्छा लगता है कि ये काफ़ी इन्होंने काम किया है। ठीक है, बोथ ऑफ द मिशन सिग्निफाइज अ स्टेप forward to effectively address the challenges of the rapid urbanization in India. It will also help in achieving sustainable development goal. Of course, तो SDG जो goals हैं उसको भी हेल्प करेगा अचीव करने में। ठीक है, तो अमृत स्कीम क्या है तो उसकी फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, एग्जाम पूछा जा सकता है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत 2.0 मिशन विल हेल्प इन मेकिंग सिटीज सेल्फ रिलायंट। इट विल इंश्योर वाटर सिक्योरिटी अक्रॉस द सिटीज। सो ये क्या करेगा, जो सिटीज़ के अंदर पानी की सप्लाई ध्यान रखेगा, है ना, वाटर सिक्योरिटी। द मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड विद द एम टू प्रोवाइडिंग 100% कवरेज ऑफ द वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड।
The target will achieve by the providing 2.68 crore tap connection and 100% coverage of sewage across 500 अमृत cities। ठीक है, तो बस आपकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए और आपका एक बेसिक एम पता होना चाहिए कि इस स्कीम का एम क्या है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, तो आप जानते हैं गार्बेज फ्री बनाना है अपने सिटीज़ को, है ना, मेक ऑल cities garbage free। It also seeks to ensure grey and black water management across the cities that are not covered under अमृत। मिशन विल फोकस ऑन द सोर्स सेग्रेगेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट बाय यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs, मतलब कम करना है, रिड्यूस करना है, उसको रीयूज करना है और रिसाइकिल भी करना है। ठीक है, फिर एक आता है कि सेकेंड पोर्टल मेड फंक्शनल। क्या है ये? देखो, एक हमारे मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑपरेशनलाइज द सेकेंड पोर्टल ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो एक नया पोर्टल बनाया गया है। किन के लिए बनाया गया है? क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ जो ओल्डर पर्सन है, जिनको हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन्स, है ना। पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखो, होता क्या है, जो कुछ जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो 60 डिपेंड करता है कि नॉर्मली गवर्नमेंट में 60 देखा जाता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के हैं उसमें 65 है, हाई कोर्ट में 62 है, डिफरेंटली देखा जाता है। तो एक एज सेट की गई है कि उसके बाद सीनियर सिटीजन की तरह उनको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है कि वो यूजलेस हैं या फिर हम बात करें कि वो काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो जो काम करते आए हैं उस काम के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि उनकी एज हो चुकी है। तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है और अगर वो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो उनको सर्च करने में काम करेगा। सो हाईलाइट दिस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। तो इसमें ऐसे ही जॉब टाइटल डालेंगे, यहाँ पर सर्च टाइटल करेंगे तो शायद मिल जाएगा। इस तरह का पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कामधेनु दीपावली 2021 कैंपेन लॉन्च। तो ये कामधेनु दीपावली 2021 एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। सो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द राष्ट्रीय कामधेनु आयोग लॉन्च द कामधेनु दीपावली 21 कैंपेन ऑन द 3 अक्टूबर 2021। क्या काम है इस कैंपेन का? दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग अबाउट 100 करोड़ दीपक लैंप्स। मतलब अब दीपावली आने वाली है तो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ द लाइट। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? चाइना से मंगाते हैं, लड़ियाँ यूज़ करते हैं, जो आई थिंक गलत चीज़ है। तो नहीं करना चाहिए, लाइक स्वदेशी अपनाना चाहिए। लेकिन इसका अगर हम ध्यान से पढ़ें ना कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर सेल निकलती है तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को लोग भूल जाते हैं, बिल्कुल विदिन 1 आवर कम पड़ जाते हैं, सब कुछ बिक जाते हैं। द रीज़न पता है क्या? ऐसा नहीं है कि इंडियंस जो हम लोग हैं वो हम लोग इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, वी डोंट वांट टू यूज दिस स्वदेशी मटेरियल। द रीज़न इज कि अवेलेबल नहीं है। तो ऑल्टरनेट नहीं होने का तो क्या करेंगे आप? बाहर से मंगाना पड़ेगा। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ दीपक लैंप बनाने की बात की गई है। लक्ष्मी जी की और गणेश जी की जो आइडल है, मूर्ति है, और उनको जो काउ डंग से बनाया जाएगा। अंडर दिस कैंपेन काउ विल बी इकोनॉमिकली यूज बाय द इकोनॉमिकली यूटिलाइज काउ डंग। तो गाय का जो गोबर होता है, डंक होता है, और काउ यूरिन है, अलॉन्ग विद दिस मिल्क कर्ड एंड घी। सो जो काउ है उसको डिफरेंटली इकोनॉमिकली उसको देखा जाएगा। यूजिंग द पंचकाव्य फ्रॉम काउ 300 आइटम्स आर गेटिंग मेड नाउ। तो अगर देखा जाए तो 300 तरह के आइटम्स बनाए जा सकते हैं, मतलब फ्रॉम द काउ, इंक्लूडिंग दीपक बनाए जा सकते हैं, कैंडल्स बनाए जा सकती हैं, लैम्प्स बनाए जा सकते हैं, और हार्ड बोर्ड्स है, धूप बत्ती है, और है ना, स्टिक्स हैं, इंसेंस स्टिक्स हैं, वॉल पीस हैं, लक्ष्मी गणेश जी के आइडल्स। तो इसका आप समझ गए होंगे कि एक तो लोकल जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना है, और कहीं ना कहीं से हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं उसका एक अच्छा ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो देखो, हर चीज़ थोड़ी सी मैटर करती है। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू कि चाइनीज़ का जो भी सामान है थोड़ा सा कम खरीदो। एटलीस्ट चलो सेलफोन वगैरह समझ में आता है, एक अच्छा ऑल्टरनेट नहीं है तो, लेकिन आप दीपावली में छोटे से भी स्टार्ट करोगे तो काम हो जाएगा, इतना काफ़ी होता है ना, स्टार्ट होना जरूरी है। खैर, KVIC का जो है अभी बात करेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग। तो पहले मैं दिखा देता हूँ, आपने ऐसा कुछ फ़ोटोज़ देखी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लैग है उसको इनॉग्रेट किया गया है, दिखाया गया है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स ये इंडिया ही अपना प्यारा भारत का फ्लैग है। सो ऑन 2 अक्टूबर 2021 वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग वाज इनॉग्रेटेड इन लेह इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में जो लेह है वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, और ये किसका बना गया है? पूरा का पूरा खादी से बना हुआ है। द फ्लैग वाज इनॉग्रेटेड बाय द लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर है, जो LG हैं वहाँ के लद्दाख के, क्योंकि UT बन चुका है। टू मार्क द 150th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी। तो 152वीं जयंती थी इस बार की महात्मा गांधी जी की। हु गिफ्टेड खादी टू द वर्ल्ड।
और महात्मा गांधी जी ने ही खादी को प्रचलन में लेकर आए थे, उन्होंने ही खादी को प्रमोट किया था। ऐसे ही किया था कि 1906-7 की बात है, इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। तो स्वदेशी का मतलब ये था कि अपना जो सामान है लोकल मटेरियल यूज़ करना है। अब बाहर से तो यूरोप से, या बोला जाए तो लिवरपूल, या फिर हम बात करें कि इंग्लैंड से, तो फिनिश गुड आते थे, कपड़े अच्छे खासे आते थे। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि उनको बॉयकॉट करेंगे और हम खादी अपनाएंगे, तो इसलिए उनको खादी ये गिफ्ट माना जाता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो KVIC इसका क्या फुल फॉर्म है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन हैज़ प्रिपेयर्ड द मोन्यूमेंटल खादी नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो किसने फ्लैग बनाया है, KVIC। तो ये कितना बड़ा है, 225 फीट बड़ा है, 125 फीट वाइड है, और जो इसका वेट है अराउंड 1400 किलो का है। तो आप समझ सकते हैं कितना भारी होगा ये। ठीक है, चलो फिर एक आता है कि उड़ीसा इनिशिएटिव टू प्रिवेंट एलिफेंट इलेक्ट्रोक्यूशन। मतलब क्या है, देखिए हाथी बहुत बड़े एनिमल होते हैं, इनकी वैसे भी एक एनिमल के साथ साथ इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जो ट्राइब्स होती हैं उनको पसंद करती है, इवन जो हमारी मैथोलॉजी है वहाँ पर भी इनको काफ़ी एक रेस्पेक्टेबल तरीके से देखा जाता है। लेकिन आप एक सोच के देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रहा है ना, आप यहाँ पोल लगा दिया आपने, एक इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जा रहे हैं, और यहाँ पर एक एलिफेंट आते हैं, तो उसको थोड़ा ही नहीं पता है करंट आ रहा है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये बड़ा इशू है। सो जो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ अलॉकेटेड 450 समथिंग करोड़ रुपीज़ टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो जो कंपनीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती हैं, क्यों किया जाएगा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, अगर हाथी यहाँ तक आते हैं तो आप जो ऊपर बना दो, तो करंट नहीं लगेगा उनको। टू इंक्रीज द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंटिंग एलिफेंट इलेक्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लैक ऑफ द एक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनीज हैज रिजल्टेड इनटू मल्टीपल इलेक्ट्रोक्यूशन कॉजेज बिकॉज ऑफ द ओवरहेड सैगिंग नेक्ड वायर, नंगे तार होते हैं, वाइल्ड बोर्ड्स, पोचिंग वायर्स एंड इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस। ठीक है, और ये हमेशा का ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ केस है। किलिंग ऑफ द 7 एलिफेंट इन दिस डिस्ट्रिक्ट इन द लास्ट ईयर 2018। तो आप जान सकते हैं कि 11 एलिफेंट की डेथ हो गई थी, और एक दो तो होती ही रहती है, तो उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, फिर ये मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि स्मोक बनने वाला है। सो एक्शन प्लान टू कॉम्पैक्ट एयर पोल्यूशन इन विंटर्स, तो एक कॉम्पैक्ट प्लान बनाया जा रहा है जिससे कि हम लोग विंटर्स में जो पोल्यूशन बनता है उसको कम कर सकते हैं। तो जो दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये प्लान लॉन्च किया था। इसके बारे में मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया क्या काम होगा इसके अंदर। सो 10 कोरियरे देखे गए हैं, जैसे कि डस्ट पोल्यूशन को कम करा जाएगा, गार्बेज बर्निंग को कम किया जाएगा, पैडी जो स्ट्रॉ बर्निंग होती है उसको कम करा जाएगा, फायर क्रैकर से बैन कर दिया गया है, स्मोक टावर्स बनाए जाएंगे, मॉनिटर किया जाएगा पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स को कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन को कम किया जाएगा, और ऑपरेशन और ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च की जाएगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी कि पोल्यूशन क्यों होता है, क्या सोल्यूशन अवेलेबल है, और क्या इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अक्टूबर 4 वर्ल्ड हैबिटेट डे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। आर्किटेक्चर डे भी माना जाता है, तो आप वहाँ से कवर अप कर लेना। ये अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है कि अर्बन कनक्लेव इन लखनऊ हाईलाइट, तो आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो चलाया गया लखनऊ, मोदी साहब जी ने इनोग्रेट किया था। ठीक है, क्या काम होगा इसके अंदर कि जो यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ के 75,000 बेनिफिशरीज हैं, उनको प्रॉपर्टी का जो कार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, एक कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाई गई है, वो काम नहीं है। ठीक है, चलो फिर ये भी काफ़ी न्यूज़ में था कि पंडोरा पेपर लीक। पंडोरा पेपर हैव कम टू स्पॉटलाइट आफ्टर मिलियंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स related to hidden world of the offshore wealth got leaked to the international consortium of investigative journalism। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ICIJ, तो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इन्होंने क्या करा है कि 11.9 बिलियंस लीक पेपर ऐसे लीक कर दिए, मतलब एक पेपर से कॉन्फिडेंशियल पेपर से उनको पब्लिक डोमेन में उनको लीक कर दिया गया है। सो द कंपनीज है, और उनको बोला गया है इन ऑफशोर टैक्स हेवन। देखो इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। लेट्स से दिस इज अवर इंडिया, लेट्स से कि जो हमारे इंडिया में 20% टैक्स लगता है। ठीक है, अब
20% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। लेट्स से कि 40% टैक्स लगता है। तो यहाँ पर एक एक्स पर्सन है, उसकी कंपनी है, वो बंदा क्या करता है, वो पूरे साल में लेट्स से कि वो 1 लाख रुपीज़ वो अर्न करता है, 1 लाख रुपये अर्न करता है। तो अगर देखा जाए तो एज पर द गवर्नमेंट टैक्स के हिसाब से 40,000 रुपीज़ उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने पड़ेंगे। कितना बचेगा उसको, -40,000 हटा देंगे तो उसको 60,000 रुपीज़ बचेगा। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि उस पर्सन को कि टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, लेट्स से यहाँ पर एक कंट्री है, XYZ कंट्री है, और इसको आप पनामा मान सकते हैं या फिर सिंगापुर मान सकते हैं। उनको बोला टैक्स हेवन कंट्रीज मानी जाती हैं। ये कंट्री है, ये कंट्री बोलती है कि आपको, अगर आप हमारी कंट्री में कोई भी कंपनी कुछ भी बिजनेस करते हो, आपको सिर्फ 10% देना है। मतलब क्या है, जो एक्स पर्सन है वो इंडिया में अगर वो कंपनी खोलता है, कुछ भी काम करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसको 40,000 का नुकसान है। नुकसान मतलब इन टर्म्स ऑफ ही इज पेइंग द टैक्स। और अगर वो इस XYZ कंट्री में जा करता है तो उसको 10,000 का है सिर्फ। तो क्या करेगा, 30,000 की सेव हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑफशोर ट्रेडिंग। कि आपने क्या करा, उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू ले जाता है। उसका तरीके होते हैं कि हवाला ट्रांजैक्शन कैसा काम करता है, या फिर क्या उसकी सब्सिडरी कंपनीज बनाई जाती हैं, शेल कंपनीज बनाई जाती हैं। उसको अगर इकोनॉमिक थोड़ा सा नाटा से थोड़ा डिफरेंट है, अदरवाइज अगर आपका मन होगा तो मुझे बता देना, उसको मैं पूरा पूरा समझा दूंगा कि हवाला ट्रांजैक्शन कैसा काम करता है। और ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग होती है, पता होना जरूरी है कैसा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि है टैक्स हेवन कंट्रीज़ क्या होते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज़ मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पर टैक्स बहुत ही कम है, तो सब लोग ट्राई करते हैं वहाँ पर ही हम इन्वेस्टमेंट करें। सो कंप्रोमाइजिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ द 2900 ऑफशोर कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो बाहर कंट्री में हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लीक कर दी है। इंटरेस्ट फ्रॉम द कंट्रीज लाइक वियतनाम, बिलीज एंड सिंगापुर। दिस डॉक्यूमेंट्स हाईलाइट द ओनरशिप ऑफ द एसेट हैज बीन सेटल्ड इन प्राइवेट ऑफशोर। सो अगर आप इंडिया की बात करें तो 380 इंडियन लोगों के बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिली है। जैसे ये सचिन तेंदुलकर हैं, अंबानी साहब हैं, और ये तो जैकी श्रॉफ जी हैं। सो ठीक है, तो इसको देख लेना। अच्छा, ये ऐसा मत सोचो कि वो बड़ी चीज़ हुई है, ये हर साल होता है और कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ निकल नहीं पाता है। फॉर एग्जांपल 2016 के अंदर पनामा पेपर लीक हुआ था, फिर उससे पहले पैराडाइज पेपर लीक हुए थे। तो कुछ इसमें तो देखने को मिला नहीं हमें, तो सिर्फ एक न्यूज़ रहता है, बता दी जाती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दूसरी कंट्री से इन्फॉर्मेशन मिली है, कितनी ऑथेंटिफिकेशन है उसकी, वो कंट्री कितनी हेल्प करती है, ठीक है। तो चलो, फिर आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर, नोबेल प्राइजेज 2021 फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स के जो नोबेल प्राइजेज हैं उनको अनाउंस किया जा चुका है। तो वैसे नोबेल प्राइजेज के ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है कि कितने तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, इंडिया में अब तक कितने अवार्ड दिए गए हैं। और चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक आज का पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहला जो नोबेल अवार्ड है वो कब मिला था और किसको दिया गया था, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट नोबेल laureate इन इंडिया, तो आपको बताना है। पढ़ते हैं इसमें क्या है। तो नोबेल प्राइजेस 2021 फॉर द फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू 3 साइंटिस्ट। तो 3 साइंटिस्ट को दिया गया है जो जापान से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से, इटली से। तो ठीक है, उनका नाम है सुयोकोरो मोनाबे और क्लास होसलमैन वॉज अवॉर्डेड फॉर देयर वर्क इन फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट। अब उनको क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाकर तैयार किया है जो ये दिखाता है कि अर्थ का जो क्लाइमेट है उसके अंदर क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबल प्रिडिक्शन ग्लोबल वार्मिंग। तो उन्होंने ये बताया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इन फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये भी इन्वायरमेंट्स है। आई थिंक इट इज़ अ सेकेंड टाइम कुछ किसी को ऐसा अवार्ड मिला है। पहली बार जो मिला था वो आई थिंक 1988 के आसपास की बात है, वो मिला था ओजोन के रिलेटेड। तो ये अच्छी बात है कि नोबेल जो प्राइजेज़ हैं ऐसे साइंटिस्ट को दिए जा रहे हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड हाफ दिया गया है, मतलब इनको 1/4 बाई 1/4 दिया जाएगा जो भी टोटल प्राइस होता है, और 1/2 उनको मिलेगा हाफ। उनको मिला है जियोर्जियो पैरेसी फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ द डिसऑर्डर एंड फंक्शनलिटी इन द फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। तो इसमें ये है कि ये देखा गया है कि जो एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल के अंदर जो आपस में सब कुछ इंटरप्ले रहता है, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में बात की है। तो इतना जितना मैं समझ पाया हूँ यही है। सो एज पर द नोबेल प्राइज तो हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज टू अर्थ, तो फाउंडेशन ऑफ अवर नॉलेज ऑफ अर्थ क्लाइमेट एंड हाउ ह्यूमैनिटी इन्फ्लुएंस इट। तो ऑफकोर्स समझ गए होंगे आप इस चीज़ का। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनको मिला है, तो ठीक है।
तो उन्होंने ये दिखाया है कि अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। तो उन्होंने बताया है कि 1960 से कितना कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी एटमॉस्फेयर में और धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, और हम देख रहे हैं तो ज़्यादा हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। ठीक, एक भाई साहब ने जो दिखाया है, दिस मॉडल हैव टू एक्सप्लेनिंग द व्हाई क्लाइमेट मॉडल कैन बी रिलायबल डिस्पाइट द chaotic नेचर ऑफ द वेदर। तो ये बताया है कि कैसे जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं कितने अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। इन्होंने तो ये है कि ही बिल्ड अ डीप फिजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल, दिस मॉडल मेड इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग एंड बायोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। अभी आपने चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया होगा कि इंडिया के अंदर कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, और किसी भी कंट्री में हो सकते हैं एक्सीडेंट, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हेल्प करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने मूवीज़ में देखा होगा या आपको थोड़ा सुनने को आया होगा, तो पुलिस आपसे बातचीत करेगी, आपको कई बार बयान देना पड़ेगा, आपकी लाइफ को मतलब आपकी लाइफ थोड़ी बिजी हो जाएगी। उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को भी समझाना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग हेल्प नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डॉक्टर की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो डीमोटिवेट किया जाता है उसको अवॉइड करने के लिए हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन उसका नुकसान किसको देखने को मिलता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है उस पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और अगर उसको सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद उसकी जो लाइफ है वो बचाई जा सकती थी, या उसका जो डैमेज हुआ है वो कम किया जा सकता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर गुड समरिटन्स ऑन 4 अक्टूबर 2021। तो स्कीम जो होगी 15 अक्टूबर 2021 से लेके ये 2026 तक चलेगी। इसमें क्या होगा कि 5,000 रुपये का कैश अवार्ड दिया जाएगा, विल बी प्रोवाइडेड पर एक्सीडेंट टू दोज सेविंग द लाइफ ऑफ ए रोड एक्सीडेंट विक्टिम बाय रशिंग द पर्सन टू हॉस्पिटल विद इन द गोल्डन आवर ऑफ द एक्सीडेंट। गोल्डन आवर क्या होते हैं बताऊंगा अभी इसको मैं। कैश अवार्ड विल बी प्रोवाइडेड टू मोटिवेट द जनरल पब्लिक इन ऑर्डर टू हेल्प द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स इन द इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है, और आपको एक सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो ठीक है, और ये तो चलो तो मोटिवेट करने के लिए है, लेकिन अगर कभी बाई चांस आपको ऐसा मिले तो प्लीज़ पीछे मत हटिए, क्योंकि आपकी छोटी सी भी एक थोड़ी सी मेहनत किसी की लाइफ या किसी की जान बचा सकती है, ठीक है। गोल्डन आवर क्या होते हैं? तो गोल्डन आवर माना जाता है कि एक्सीडेंट से जब मान लीजिए एक्सीडेंट होता है उसके अगले 1 घंटे तक का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है गोल्डन आवर। ये टाइम ऐसा होता है जब मोस्ट ऑफ दी जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें या तो डेथ हो जाती है या उनका जो ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ठीक है, सो गोल्डन आवर इज द 1 hour टाइम पीरियड आफ्टर द ट्रॉमेटिक इंजरी। During this period, there is a highest possibility of preventing death by providing prompt medical care. ठीक है, चलो फिर एक आता है स्वामित्व। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट 1.7 लाख ई प्रॉपर्टी कार्ड्स इन एमपी। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज इन विलेज एरियाज। तो देखो होता क्या है, गाँव में जाके लोगों के पास अपनी लोकल जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। अब रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम भी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्कीम चलाई गई है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंटरेक्टेड विद द बेनिफिशरीज ऑफ स्वामित्व स्कीम इन मध्य प्रदेश इन 6 अक्टूबर 2021। 1.71 लाख बेनिफिशरीज हैं, उनको ई प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए गए हैं। किस लिए? द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड विद द एम टू प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी राइट टू रेजिडेंट अक्रॉस रूरल एरिया, ठीक है। फिर आता है कि यूएई अनाउंस प्रोब टारगेटिंग एस्ट्रॉइड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो यूएई ने ये डिसाइड किया है कि हम जो एस्ट्रॉइड है वहाँ पर अपना कुछ भेजेंगे जिससे कि वो स्टडी करेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है। सो यूएई अनाउंस इट्स प्लान टू सेंड ए प्रोब ऑन एन एस्ट्रॉइड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर फॉर कलेक्टिंग डेटा रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। के इफेक्ट क्या है? इफ दिस मिशन इज सक्सेसफुल यूएई विल जॉइन द एलीट ग्रुप ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बाद ये चौथा कंट्री बनेगा। कंट्री नहीं है यूरोपियन यूनियन, लेकिन उसको ऐसा मान सकते हैं। दिस कंट्रीज हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मिशन आइदर एन एस्ट्रॉइड और ए कॉमेट। सो ये मिशन वुड रिमेन बिहाइंड ऑन द एस्ट्रॉइड एंड ट्रांसमिट बैक द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द एस्ट्रॉइड ऑन द अर्थ। तो ये वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर उसको थोड़ा स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि जो एस्ट्रॉइड है वो किस तरह से, उनकी कंपोजिशन क्या है, जो 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2033 तक वापस आ जाएगा, मतलब लैंड कर जाएगा। तो 5 साल का टाइम पीरियड रहेगा और ये 3.6 बिलियन किलोमीटर चलेगा, ठीक है। इतना ज़रूरी नहीं है, जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो है कि एस्ट्रॉइड होते क्या हैं। देखो सबसे पहले बात तो आप समझो कि एस्ट्रॉइड एक बेल्ट है
और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सन है हमारा, और यहाँ पर हमारी प्यारी धरती, और यहाँ पर मार्स और जुपिटर। तो जो आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगी कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगी। जीके क्वेश्चन है, पता होना जरूरी है। ठीक है, पूछे जा चुका है ये कई क्वेश्चन में कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। तो यू विल फाइंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। क्या होते हैं एस्ट्रॉइड? सो एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी फ्रेगमेंट्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स हो। हमारी जो अर्थ है ना वो 6.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स से जो रह गए थे, ना तो प्लैनेट बन पाए, उन्हीं को बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स। मोस्ट एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट द सन इन अ बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट थिंक दैट देयर आर प्रोबेबली मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड रेंजिंग वाइडली फ्रॉम द साइज ऑफ 100 ऑफ किलोमीटर अक्रॉस टू लेस देन 1 किलोमीटर। मतलब आप देखेंगे तो बहुत छोटे साइज के भी हैं और बहुत बड़े भी साइज के भी हैं, और आप समझ सकते हैं बिलियंस की में हैं ये। Occasionally, asteroid orbit path are influenced by the gravity tug of the planets, which cause their path to alter. कभी कभी नॉर्मली वो ऐसे मूव करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई प्लैनेट पास से गुजरता है तो ग्रेविटी पुल लग जाता है और उस इन तरफ खींच के उसको उसका जो रास्ता है उसको भटका देता है। ठीक है, चलो अभी तो रहते हैं यार, थोड़ा सा और वेट करो, जल्दी ख़त्म करेंगे। फिर आता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। सो यस, हम लोग कोविड की वैक्सीन के बारे में इतना बिजी हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया कि जो मलेरिया की वैक्सीन है वो कई सौ साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज तक अप्रूव नहीं की गई है। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि WHO ऑन 6 अक्टूबर एंडोर्स द मलेरिया वैक्सीन कॉल्ड RTS/AS01। इसको एक बोला गया है कि ऐसा मलेरिया की वैक्सीन दी जा सकती है। सो ये वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन है अगेंस्ट द मॉस्किटो बोर्न डिजीज विच किल्ड अराउंड 4 लाख पर्सन्स इन अ ईयर। तो 4 लाख जो पर्सन्स हैं ड्यू टू मलेरिया मर जाते हैं। मोस्ट ऑफ दैट आर रिपोर्टिंग अमंग द अफ्रीकन चिल्ड्रन। और जो डेथ होती हैं अफ्रीका में, और खासकर अफ्रीका में बच्चों को देखने को मिलती हैं। द डिसीजन वॉज टेकन फॉलोइंग ए रिव्यू ऑफ द पायलट प्रोग्राम डिप्लॉयड सिंस 2019 अक्रॉस द कंट्री। कीनिया, घाना, मालावी में स्टडी की गई, वहाँ पर डोजेज दी गई और यहाँ पर देखा गया कि इनकी जो सेवेरिटी है वो 30% कम हो गई है। ठीक, तो ये बनाई कब गई थी? 1987 बनाई गई थी, लेकिन उसको अप्रूवल आज मिला है। तो कोविड-19 जो था ये बहुत ही पहली बार ऐसा हुआ है कि विद इन 1 ईयर आपको वैक्सीन मिल गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि डेथ मलेरिया से कैसा होती है, अकॉर्डिंग टू WHO अ चाइल्ड डाइज ऑफ द मलेरिया एवरी 2 मिनट्स। हर 2 मिनट के अंदर एक बच्चे की डेथ हो जाती है मलेरिया की वजह से। सो एज पर वर्ल्ड WHO 2019 डेटा, मोर देन हाफ ऑफ द मलेरिया डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड वर रिपोर्टेड टू 6 सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज। तो अफ्रीका है, तो मतलब लाइक ये अफ्रीका है। जो ये रीजन होता है इसको बोलते हैं सहारा कंट्री, ये है ना, ये वाला रीजन है। और ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सब सहारन रीजन। ठीक है, तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर डेथ। कैसा होता है? मच्छर काटता है तो उससे लीवर इन्फेक्ट करता है, फिर RBC में चले जाते हैं ब्लड सेल्स में, फिर दोबारा इन्फेक्शन होता है, ऐसे ही ये सर्कल चलता चला जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, तो आपको जवाब देना। जीके क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर अभी तक हमें रीजन इसके बारे में नहीं पता चला? सिंपल क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है, जवाब दो। फिर जैसे मैंने आपसे बताया था बहुत सारे इस बार अवार्ड देखने को मिलेंगे, तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी पढ़ लेते हैं। सो 2021 का जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर का, उनको किनको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरनाम, इनको मिला है। ठीक है, सो द नोवेलिस्ट वॉज अवॉर्डेड विद द प्राइज फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपनसेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन। तो एक्चुअली क्या है, देखो कॉलोनाइजेशन का, जैसा इंडिया बिफोर 1947 वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया, उसको बोला जाता था कॉलोनाइजेशन। मतलब एक कंट्री, कॉलोनाइजेशन की फिलोसफी बहुत सिंपल है कि एक कंट्री है उसको बोलेंगे मदर कंट्री, और उसकी कॉलोनीज होंगी। वहाँ पर उसका काम क्या होगा कि जो कॉलोनीज हैं वहाँ से वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, और जो कॉलोनीज होती है उसका मेन मोटिव होता है कि जो मदर कंट्री है उनकी उसकी इकोनॉमी को प्रॉस्परस बनाया जाए। आप ऐसा समझो कि इंडिया का काम ये था कि इंडिया को एक्सपोर्ट किया जाए ब्रिटिशर्स के थ्रू, और जो इंग्लैंड है उसका प्रॉस्पेरिटी बढ़े, उसको बोला जाता है कॉलोनाइजेशन। ऑल्दो ये फिलोसफी थोड़ी बड़ी है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो इन्होंने ऐसा इतनी सारी बुक्स लिखी हैं। इनकी एक बुक का नाम आई थिंक द पैराडाइज भी है, उसमें उसको बुकर प्राइज़ के लिए भी अवार्ड किया गया था। ये
इन्होंने ये बताया गया है कि किसी भी कंट्री में जो कोलोनाइजेशन होता है, कोलोनाइजेशन ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, ब्रिटिश ने तो किया ही किया था, ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज ने भी किया, जैसे फ्रांस ने किया, पोर्तुगीज़ ने किया, डच ने किया, ठीक है। तो उनकी वजह से जो कोलोनाइजेशन होता है उसका जो इफेक्ट पड़ता है काफ़ी टाइम तक देखने को मिलता है। वी आर फॉर्चुनेट कि विद इन 75 ईयर्स इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी पावर बन चुका है, लेकिन ये सब हमें बाकी कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलता है, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अगर आप देखेंगे 1950s टू लेकर 1960s का जो टाइम पीरियड है, इसको बोला जाता है फेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन। ये टाइम ऐसा था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो आज आप अफ्रीका में देखेंगे, इंडिया में के आसपास देखेंगे, साउथ एशिया कंट्रीज में देखेंगे, वो इंडिपेंडेंट हो रही थी। 1947 इंडिया, 1947 पाकिस्तान, 1948 श्रीलंका, 1947 वियतनाम, सॉरी म्यांमार, ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। आप देखेंगे मालदीव भी इसी के आसपास की बात है। तो आप देखेंगे 1950-60 में बहुत सारी कंट्रीज आज़ाद हो रही थी, उसी को बोला जाता है फेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन। पढ़ो इनके बारे में, बहुत आपको अच्छा देखने को मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कि वी आर फॉर्चुनेट कि हम अकेला एक ऐसी कंट्री मान सकते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी थ्राइव कर रही है। अदरवाइज कंट्री के पार्टीशन हो चुके हैं, डिक्टेटरशिप आ चुकी है, या फिर वो अपनी इकोनॉमी आज तक भी उस जो होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है, द नोवेलिस्ट वॉज अवॉर्डेड विद द प्राइज ऑफ हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपनसेट पेनिट्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड फेट ऑफ रिफ्यूजीज इन गल्फ बिटवीन कल्चर एंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये कौन है, यहाँ पर 1914 में जन्म हुआ था और ये जिंजीबर एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, मतलब ये तंजानिया का एक पार्ट है। लाइक ये मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊँ, आप आई थिंक अफ्रीका का मैप आप समझते होंगे, ये कुछ ऐसा बनता है ऐसा। यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर तंजानिया, तो यहाँ पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड में के वो रहने वाले थे। उस आइलैंड का नाम था जंजीबर इन इंडियन ओशन। लेटर ही अराइव्ड टू इंग्लैंड एज अ रिफ्यूजी इन 1960। तो आप समझ सकते हो, एक आदमी इंग्लैंड चला गया एज अ रिफ्यूजी स्टेटस के थ्रू, और वहाँ पर पढ़ाई करी और ऐसी बुक्स लिखी, ऐसी बातें करी जिनका उसके बाद ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैंटरबरी। ही हैज़ पब्लिश 10 नॉवल एंड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज। तो आप समझ सकते हैं, तो उन्होंने पूरा बताया कि किसी भी कॉलोनाइजेशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है कि कोल शॉर्टेज क्राइसिस इन इंडिया, क्या है ये भी आपने काफ़ी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 3 दिन का कोयला रह गया है, 4 दिन का रह गया है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, देखते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है। एज पर डेटा ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया इज फेसिंग द अनप्रेसिडेंट शॉर्टेज ऑफ द कोल स्टॉक अक्रॉस द थर्मल पावर प्लांट। आपको पता होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मेजोरिटी ऑफ दी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, मतलब कोयले को जलाते हैं, स्टीम इंजन की तरह काम करता है और टर्बाइन घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो 135 थर्मल प्लांट्स हैं, उसमें से 106 तो 80% ख़त्म कर चुके हैं, और दिस पावर प्लांट हैड स्टॉक टू 6 to 7 days ओनली। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा दिन की प्रॉब्लम, ज़्यादा दिन का कोयला उनके पास अवेलेबल नहीं है। हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस इशू को, हमारा काम पढ़ने का एक तरीके से कि ऐसा क्यों हुआ है, शॉर्टेज ऐसा क्यों देखने को मिली है, वाई देयर इज शॉर्टेज ऑफ द कोल। सो पहला रीज़न है कि एक तो देखो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई है बीच में, और उसकी वजह से जो कोयले का जो मूवमेंट है वो रुक गया था, इसके चक्कर में अब कोयला टाइम पर नहीं मिल पाया है। दूसरा क्या है कि इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट आर जनरेटिंग लेस देन हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस। मतलब क्या है, जितना एक पावर प्लांट है, सपोज कर लीजिए अब 100 यूनिट बनाने वाला था, लेकिन वो बना कितना रहा है, सिर्फ 35-40, तो उसका वजह से हमें ज़्यादा कोयले की जरूरत पड़ रही है। इंक्रीजिंग पावर डिमांड एज द इकोनॉमी इज रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 के टाइम पीरियड में जब लॉकडाउन था तो सबकी सब इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी। अब जब कंपनीज बंद पड़ी, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, स्टील इंडस्ट्री सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो कोयले की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पर जो कोयला जो एक्सप्लोइट किया जाता है, वहाँ पर कंपनी भी ठंडी पड़ी हुई थी। एकदम से क्या हुआ, अब कोविड-19 जब वैक्सीनेशन होता जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन खत्म हो रही हैं और कोविड से हम लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो इकॉनमी है वो अपनी बूस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, और जो कंपनीज हैं वो भी ज़्यादा ट्राई कर रही हैं कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। तो एक डिमांड भी ज़्यादा देखने को मिली है, और ये जो डिमांड है बिफोर कोविड-19 से ज़्यादा देखने को मिली है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैव सप्लाइड ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड। तो आप देख रहे हैं, तो अगर हम देखा जाए तो शेयर ऑफ थर्मल पावर प्लांट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 60 to 61%, 61.9 से लेकर 66%। स्लोवर इम्पोर्ट अलॉन्ग विद द हाई इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ द कोल हैव लीड टू कट इन इम्पोर्ट्स। और क्या हो गया, अब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, दुनिया वाले चाहते हैं, तो उसकी जो प्राइसेस है बढ़ जाएंगे। अब ऐसे केस में क्या होगा, तो शॉर्टेज और बढ़ जाती है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है,
एकदम इमीडिएट कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन वही है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर धीमे धीमे सब चीज़ें ट्रैक पर आएंगी। बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो चाइना में हुआ है वो ऐसा इंडिया में ना हो। ऑल्दो इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम थी, जैसे हमारी गर्मी की जो टाइम पीरियड था, तो निकल गया है, तो इतना बड़ा इशू तो मुझे नहीं लगता आएगा। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर ये बोल दिया गया है कि आप पानी गर्म मत कीजिए, कुछ भी ट्राई करो कि एनर्जी सेव करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ दिखाता है कि हम आज भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल पर कितने डिपेंडेंट है। मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स, विंड जनरेशन, टर्बाइन, मतलब इतना कुछ रहता है, लेकिन आप सोच कर देखो कोयले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, इतना बड़ा इशू बना हुआ है, और कितना पोल्यूशन क्रिएट करता होगा ये। चलो, फिर आता है कि अक्टूबर 10 जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो की तरह मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है लोगों की सोच में। अगर हमारी बॉडी में कुछ पेन होता है तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम इजीली उसका पोस्ट भी करते हैं, जैसे वैक्सीनेट हमने कराया, उसकी फ़ोटो अपलोड करी, या फिर हम कुछ भी चोट लग जाती है या फिर इंजरी हो जाती है तो हम लोग कर देते हैं कि मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन फिजिकल फिटनेस में दिक्कत आती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हम हमेशा उसको ट्राई करते हैं छुपाने की। तो इसी को ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन October 10, 2021 with an objective of the raise awareness and the mental health issues. The day is observed to gain support on initiative related to the mental health and well-being. This year, world mental health is more significant because of COVID-19 has majority impacted the mental health of the people. और इस साल का तो और भी ज़्यादा काम का है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग लॉकडाउन में थे, उनकी जॉब चली गई हैं, अपने लोगों से सोशलाइजेशन कम हो गया है, उसकी वजह से मेंटल पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है देखने के लिए। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज़ अ इंटरनेशनल डे फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेशन एंड एडवोकेसी अगेंस्ट द सोशल स्टिग्मा। कि लोगों के हिसाब से जो बड़ा होता है कि दिमाग में कुछ कमी है, लोग बोल देते हैं ना पागल है, जबकि सिंपल है कि हेल्थ इश्यूज हैं। हेल्थ तो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। सो द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1992 at an initiative of the World Federation for the Mental Health. This federation is a global mental health organization comprising a member of the contact from the more than 150 countries. In some countries like Australia, this day is a part of the awareness week. ठीक है, चलो, और बस से लास्ट करंट अफेयर है, थोड़ा सा और वेट करो, ख़त्म कर देंगे। GI टैग फॉर कारोपुर कलमकरी पेंटिंग्स एंड कालाकुर्ची वुड कार्विंग। तो GI टैग का नाम सुना है आप लोगों ने? आई थिंक अगर सुना होगा तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द ट्रेडिशनल डाई पेंटिंग फिगरेटिव कॉल्ड कारापुर कलमकारी पेंटिंग एंड कालाकुरुची वुड कार्विंग हैव रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। GI टैग उसको बोला जाता है। देखो, GI टैग का कॉन्सेप्ट समझो, क्या होता है GI टैग। आपने नाम सुना है दार्जिलिंग टी? पक्का नाम सुना होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, दार्जिलिंग टी है, मैंने मान लीजिए मैं दार्जिलिंग घूमने के लिए गया और मैंने वहाँ से प्लांट्स लेकर आया, सीड्स लेकर आया, और मैंने क्या करा वहाँ पर, लेट्स से कि उत्तराखंड में एक एप्रोप्रिएट मुझे क्लाइमेट मिला, मैंने उन सीड्स को उगा दिया, उस प्लांट को मैंने वहाँ पर ग्रो किया और मैं उसको बना के बेच रहा हूँ लाइक कि दार्जिलिंग टी के नाम से। आपको क्या लगता है कि उसकी जो क्वालिटी है सेम रहेगी? तो आपका शायद मोस्ट ऑफ दी आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा, आप बोलेंगे नहीं सर सेम क्यों रहेगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज्योग्राफिक से मैटर करती हैं कि वो कहाँ से बना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हैदराबाद की बिरयानी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। आप ये सोच कर देखो कि वहाँ पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर उनको समझता हूँ कैसे बनाते हैं, और मैं उसको दिल्ली में आके उसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ हैदराबाद बिरयानी के नाम से। आपको लगता है टेस्ट सेम रहेगा? आपका जवाब होगा नहीं, टेस्ट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कल्चर के साथ आती हैं। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। मतलब क्या है? दार्जिलिंग टी का नाम सिर्फ दार्जिलिंग वाले ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके सीड्स में ले आया उसको मैं उसके नाम से बेच सकता हूँ। उससे क्या होता है कि एक जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको इनको अवेयर होता है, उनको एक ऑथेंटिक एक प्रोडक्ट मिलता है, और उससे क्या होता है, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है। ठीक है, सो GI टैग क्या है? GI टैग इज ए टैग यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए डेफिनाइट ज्योग्राफिकल टेरिटरी एंड हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो एक एक्ट बनाया गया था ज्योग्राफिकल
एप्लीकेशन फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन इंडिया। आपके आई थिंक जो पढ़ रहे हो बच्चे, जो एग्ज़ाम देने वाले हो, आपके पैदा होने से पहले की बात है। ये 10 साल के लिए दिया जाता है, मतलब सिर्फ वही एरिया उस नाम को यूज़ कर सकता है, और ये ट्रिप्स में काउंट होता है। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाय वर्ल्ड बैंक। ये कुछ नहीं करता है, ये से बताता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कालाकुरुची जो वुड है, ये क्या है? कालाकुरुची वुड कार्विंग इज डन यूजिंग द पेन। तो उनको पेन से और पाम स्टैम्प से, डेट ट्रेस से, ब्रशेस से बनाई जाती है, जैसे यहाँ पर गणेश जी बनाए गए हैं, और ये बहुत ही फाइन कार्विंग की जाती है। सो दिस सर्टिफिकेट वाज इशूड द ज्योग्राफिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री ऑफ द बेसिस ऑन एन एप्लीकेशन फाइल विद तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये बोला गया है कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, यहाँ पर ये पूरी दुनिया में ऐसे जो आइडल्स हैं वो बिकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। दूसरा है कलमकारी जो पेंटिंग्स हैं। कलमकारी जो पेंटिंग्स हैं आर डन ऑन थंजावुर रीजन में पाई जाती हैं। दीज आर द ट्रेडिशनल डाई पेंटिंग फिगरेटिव एंड पैटर्न क्लॉथ। दे आर मेड फॉर टेम्पल्स लाइक सेलिंग क्लॉथ। ये बनाए ऐसी कोई पेंटिंग होती हैं, तो कलमकारी पेंटिंग एक बार चेक करो नेट पे जाके, ठीक है। तो लास्ट करंट अफेयर फॉर टुडे, नोबेल प्राइजेज इन इकोनॉमिक्स 2021 क्या है? 3 यूनाइटेड स्टेट बेस्ड इकोनॉमी, तो तीनों यूएसए के रहने वाले हैं, डेविड कार्ड और जोशुआ डी अंग्रिस्ता और ग्यूडो डब्ल्यू इम्बेंस, तो इनको मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो टोटल ख़त्म हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स में से लास्ट को मिलता है, और ये कल ही मिला है 11 अक्टूबर को, ठीक है। सो दे वर कन्फर्म्ड विद द प्राइज ऑफ देयर वर्क ऑन द यूज ऑफ द नेचुरल एक्सपेरिमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस, इमिग्रेशन एंड एजुकेशन ऑन द लेबर मार्केट। उन्होंने एक ऐसा एक स्टडी की है, उसमें ये बताया गया है कि जो कम से कम, जैसे मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है। आई एम सॉरी, पीछे थोड़ी सी डॉग के बार्किंग की आवाज़ आ रही होगी, क्या कर सकते हैं। तो इसमें यह देखा गया है कि किसी भी आदमी को, एक लेबर को, कितने कम से कम पैसे देने चाहिए। मिनिमम वेजेस का मतलब ये होता है कि अब ऐसा नहीं है कि किसी की मजबूरी है, मैंने उसको बोला कि आपको काम चाहिए तो आप एक काम करो, 50 रुपये मेरे पूरे दिन काम करो। सो एक कॉन्सेप्ट मिनिमम वेजेस का होता है कि अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ या कुछ भी है, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मुझे पे करना पड़ेगा। इमिग्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एजुकेशन पर, लेबर मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी करी ऐसे इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव में, कि जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं, लेट से इंडिया से चले गए अफगानिस्तान या यूएस से चले गए, अफगानिस्तान क्यों जाएंगे, तो यूएस चले गए या फिर चाइना चले गए या फिर यूरोप चले गए, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, एजुकेशन पर इफेक्ट क्या पड़ता है, और मिनिमम वेजेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन ठीक है, जिनको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं इतना। सो ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगला जो डिस्कशन होगा। और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, नॉट आउट जाइए, आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।